हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल फिजिक्स। और फिजिक्स इज मेड सरल फॉर यू बाय अंशुल शर्मा। तो देखो, ऐसा है 4 मई से आपके अब बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं एंड यू हैव गॉट एक्स्ट्रा टाइम। काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल गया है एंड आप ये समझ के चलो मार्च और अप्रैल तो कुल मिला के 2 मंथ्स हैं आपके पास जो एक्स्ट्रा मिल गए हैं आपको, और सिलेबस उतना ही है, दैट इज रिड्यूस्ड। जो सिलेबस कम किया था सीबीएसई ने, उतने ही सिलेबस में अब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। दैट मीन्स आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे से कर सकते हो ताकि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको ये सीबीएसई ने प्रोवाइड की है। एंड टू हेल्प यू पीपल इन दैट डायरेक्शन ओनली, मैंने जो सीरीज स्टार्ट की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं आपके सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड में जो आने हैं, तो उसके मैं कैटेगरी वाइज आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं। जैसे 1 मार्क है, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड यस केस स्टडीज भी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको अगर अच्छे से प्रिपेयर करना है अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो इस वीडियो में भी मैं आपके साथ अभी लाइट के ही कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। देखो मेरा वे क्या है इस वीडियो में, आपको आपके साथ डिस्कशन का, आपकी स्क्रीन के ऊपर पहले क्वेश्चन आएगा एंड वो सीबीएसई में पहले क्वेश्चन आ चुका है। दैट मीन्स मेरे पास अभी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको एक रियल फील मिलेगी कि ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आ सकते हैं। दूसरी बात, आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आए तो एक बार वीडियो को पॉज करना है एंड आप खुद उसको एक बार समझने की कोशिश करो, सॉल्व करने की ट्राई करो एंड आफ्टर दैट आप उसका फिर सॉल्यूशन देखेंगे। एंड मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर क्वेश्चन में मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं, और अगर उसी में से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन और निकलता है उसके बारे में भी मैं आपको नॉलेज दे पाऊं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सो दिस इज योर चैप्टर लाइट, ठीक है। इसके बारे में अभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैं आपके साथ थोड़ी सी और डिस्कशन अगर करूं तो 80 मार्क्स का बेटा आपका एग्जाम आना है, जिसमें आपके पेपर में 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क एंड 5 मार्क क्वेश्चंस की फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। क्लियर है। एंड अगर हम बात करें कि इसमें जैसे नेचुरल फिनोमिना है, इसको एक्चुअली इसमें आपका पोर्शन कौन सा होता है, लाइट वाला पोर्शन आता है इसमें, ठीक है। एंड ये इफेक्ट्स ऑफ करंट में आपका इलेक्ट्रिसिटी आता है प्लस आपका मैग्नेटिज्म आता है इसमें, या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आता है, और नेचुरल रिसोर्सेज तो चलो है ही है। तो मैंने इन 3 चीजों की आपको प्रिपरेशन करवानी है और इनको अगर आप ऐड करोगे तो ये आपके 31 मार्क्स बनते हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको 31 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करूं। क्लियर है। सो द पॉइंट इज नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू दिस नेचुरल फिनोमेना। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं इस चैप्टर में से कोई भी रिडक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पूरा आना है, और मैग्नेटिक इफेक्ट में से तो रिडक्शंस हैं ऑब्वियसली, जनरेटर हटा दिया है, एसी डीसी डोमेस्टिक सर्किट से हटा दिए हैं। लाइट में अगर आप ह्यूमन आई की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन वो निकाल दिया गया है ह्यूमन आई वाला। तो लाइट में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचते हैं आपके करने के लिए। एंड दिस इज द रिड्यूस्ड सिलेबस। जैसे ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सर्फेसेस, ये सारे का सारा रिफ्रैक्शन में ये है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, ये पूरा करना है। लेंस फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं करते हैं हम। एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म करना है हमें, डिस्पर्जन भी करना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आएगा एंड एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ, ठीक है। ये चीजें हमें करनी है नेचुरल फिनोमिना में। और ये सिलेबस है आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। एंड दिस इज द सिलेबस फॉर योर नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। और ये डिलीटेड पोर्शन है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का, फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन अ ह्यूमन आई। तो अब कुल मिला के अगर बात करो, ह्यूमन आई नहीं करना है। ह्यूमन आई जो है वो आपका कर दिया है, क्योंकि ह्यूमन आई में क्या होता है, उसकी फंक्शनिंग डायग्राम्स, डिफेक्ट्स करवाए जाते हैं, करेक्टनेस करवाई जाती है, उसकी क्या करेक्शंस हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, ये जो है बेसिकली आपको ये भी इसमें से पोर्शन डिलीट कर दिया गया। तो दिस इज द डिलीटेड पोर्शन फॉर योर चैप्टर लाइट। तो इस चीज के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाए आपकी क्या आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपके साथ 3 मार्क्स के क्वेश्चंस करूंगा डिस्कस। एंड ये जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो फिजिक्स में आए हुए हैं ऑलरेडी। क्लास 10 सीबीएसई की मैं बात कर रहा हूं। चलो जी, क्वेश्चन मैं रीड करूंगा, आप इसको फिर पॉज करेंगे, खुद सोचेंगे कैसा इसका आंसर हो सकता है, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा।
अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब का क्वेश्चन है, उसमें एक रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली इंसिडेंट करती है। ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ द लाइट रे। मतलब आपको वही वाला जो आपका ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट है, उसमें आपकी जो लाइट रे है वो कैसे आपकी बिहेव करती है, कैसे बेंड करती है, वो बताना है आपको। क्लियरली उसमें आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, लिटरल डिस्प्लेसमेंट अच्छे से दिखानी है आपको उसमें, एंड आपको एक फॉर्मूला भी देना है बाद में टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। क्लियर है? तो देखो आप, एक तो पहली बात, आप सब्जेक्टिव पेपर जब दे रहे हो तो उसमें ना आपको बहुत अच्छे से अपना आंसर रिप्रेजेंट करना चाहिए। जब आपको उसने बोल दिया ड्रॉ अ रे डायग्राम, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, कोशिश क्या आपको करना ही है कि आपको पेंसिल और स्केल का यूज करके आपको इन डायग्राम्स को बनाना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी। फ्री हैंड या पेन से बना के आओगे तो उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगता वो आंसर। ठीक है, ओके। तो चलो अब मैं इसका आंसर दिखाने वाला हूं। वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद सोचो एक कैसा कैसा आंसर प्रॉपरली आपका हो सकता है। देन आई एम गोइंग टू शो दिस आंसर टू यू। देखो यहां पे ध्यान से, when a ray passes from optically rarer to optically denser medium it bends towards the normal। तो कहने का मतलब है ये ग्लास स्लैब आप बनाएंगे, इसमें बाहर एयर है, एयर इज योर रेयर मीडियम, और आपको रेयर और डेंसर का मतलब पता ही है। रेयर में जो स्पीड होती है वो लाइट की ज्यादा होती है, डेंसर में कम हो जाती है। और जब रेयर टू डेंसर जाते हैं तो लाइट रे अपना पाथ छोड़ के टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है। तो इस लाइट रे ने एक्चुअली इस डॉटेड के अलोंग जाना था, इस डॉटेड के अलोंग जाना था, पर क्योंकि ये ग्लास में एंटर करी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई। ओके, इस सरफेस पे हमने एक नॉर्मल बनाई, तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे, ये है आपकी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आई ये हो गया, आर हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे है ये आपकी? दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है? एंड उसके बाद आप जब अगेन आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर से रेयर में जाएगी, तो वो अपना पाथ एक्चुअली छोड़ के अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। तो ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया ई। तो उसने बोला था क्वेश्चन में क्लियरली आपको मेंशन करने हैं। देखो क्लियरली यहाँ पे लिखा गया कौन सा एंगल क्या है, ऐसे ही आपको भी मेंशन करना है किसका क्या मीनिंग है। और इसको लास्ट में इसको बोलते हैं हम एमरजेंट रे। तो एमरजेंट रे जो बनाती है एक्चुअली एंगल आपका नॉर्मल के साथ, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंसी। नॉर्मल है और ये डेरिवेशन होती है, एक आपने कर भी रखी होगी, ये प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है एंड बुक में भी दी हुई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअली, ये जो लाइट रे जब आ रही थी ऐसे जिस डायरेक्शन में, एमर्ज भी उसी डायरेक्शन में करती है, पर हाँ अपना रास्ता ये छोड़ चुकी होती है, लिटरली डिस्प्लेस कर चुकी होती है। लिटरली का मतलब होता है साइडवेज। तो मतलब कहने का मतलब है इसको अगर ऐसे आना था तो बीच में ग्लास स्लैब रखने की वजह से ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गई, और उस डी को बोला हमने लिटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो उन चीजों के आंसर आगे जो आपको दिए हुए थे। फिर वो बोल रहा था एक फॉर्मूला बताओ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को क्या करे, वो रिलेट करे इन चीजों को। क्लियर है? तो आपको पता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ, अगर आपकी रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 जा रही है, मीडियम 1 से मीडियम 2 जा रही है, तो उस केस में हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। अब 2 मीडियम जो है यहाँ पे वो ग्लास है, 1 मीडियम जो है यहाँ पे वो एयर है। तो दैट मीन्स n ऑफ ग्लास अपॉन n ऑफ एयर इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे, या इसी चीज को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक ही बात है। तो वो किसके इक्वल आ गया निकल के, दैट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो आई होप आप ऐसे डिटेल में जब पूरा आंसर लिखेंगे तो एग्जामिनर कैन नॉट डिडक्ट योर मार्क्स, उसको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स देने ही पड़ेंगे। और जब अच्छे से आप ऐसे डायग्राम्स बनाओगे तो वो इंप्रेसिव लगता है, इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, तो मतलब अच्छे अच्छे मार्क्स फिर आपको मिलने के चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो देयर इज़ अ वे आपको सब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करना होता है। ओके, दिस इज अनदर डायग्राम जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए। तो जैसे ये लाइट रे आई, इसको एक्चुअली ऐसे जाना था, इस लाइट रे को ऐसे जाना था सीधा,
पर आपने क्योंकि रास्ते में ग्लास स्लैब को रख दिया तो पहले ये जो लाइट रे ऐसे आ रही थी फिर इधर को मुड़ गई टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद जब ये डेंसर से रेयर गई फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, पर ये इधर को डिस्प्लेस कर चुकी है इतना, तो इसको हमने लिटरल डिस्प्लेसमेंट डी बोला। तो दिस इज अनदर डायग्राम विच गिव्स यू अ फील ऑफ दिस लिटरल डिस्प्लेसमेंट। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। अगेन क्वेश्चन मैं रीड कर दूंगा, वीडियो पॉज करेंगे, खुद करेंगे आप इस क्वेश्चन को। फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, दो मीडिया हैं, एक मीडिया का नाम है 1, एक मीडिया का नाम है 2। उस दोनों मीडिया में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एक में 20 डिग्री है, एक में 30 डिग्री है। अब 1 और 2 में से आपको बताना है कौन सा ऑप्टिकली डेंसर है और क्यों, ये बताना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू डायमंड विच हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2.42। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। आपको स्पीड बतानी है लाइट की डायमंड में, और स्पीड ऑफ लाइट एयर में आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दे रखी है। तो आप इसको पॉज करो वीडियो को अभी और कोशिश करो इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करने की, देन आई विल स्टार्ट इट्स डिस्कशन। तो चलो ए पार्ट की बात करते हैं। वो बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैं दो मीडियम बना लेता हूं। मान लो यहाँ पे एक कॉमन मीडियम है मेरा, मान लो ये हमारा मीडियम है, एयर ले लेते हैं। तो एयर से इधर मीडियम जो है मेरा दैट इज 1 और ये मीडियम है मेरा 2। तो ये मेरा मान लो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे और यहाँ पे। तो इस पे मैं अगर एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर लूँ तो मेरे पास एंगल ड्रॉ करने के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो एक लाइट रे आती है, इधर स्ट्राइक करती है, जस्ट लेट मी रीड्रॉ दिस। ये मुझे ना एक मिनट इसको ज़रा ये ऐसे, अरे यार सीधी नहीं बन रही है, तो ये ऐसे आई, ठीक है ओके। अब जब 1 में एंटर करी तो 20 डिग्री का एंगल बनाया उसने, मान लो ये 20 डिग्री है, ठीक है, और ये तो 45 डिग्री है ही है। सिमिलरली जब लाइट रे यहाँ पे आई तो यहाँ पर भी वो कितने पे एंटर करी, 45 डिग्री पे, एंड उसके बाद जब वो 2 मीडियम में गई तो वो कितने पे गई, 30 डिग्री पे गई। नाउ सिंपल सा पॉइंट ये है, 1 में उसकी बेंडिंग ज्यादा हुई है और 2 में उसकी बेंडिंग कम हुई है। एंगल से पता लग रहा है ना, अगर वो 20 डिग्री पे बेंड कर रही है तो 1 में बेंडिंग ज्यादा, 2 में बेंडिंग कम। अब बेंडिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें बेंडिंग उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, और जिसका कम होगा उसमें बेंडिंग कम होगी। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो ऑप्टिकली डेंसर भी होता है। तो एक तो ये मेथड हो गया ये बताने का कि जो मीडियम 1 है आपका दैट इज ऑप्टिकली डेंसर। तो चलो देखते हैं, यहां पे देखो अब यहां पे सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए लिखा है, फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, जस्ट वेट, हाँ, फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस द रिफ्रैक्टेड रे इन मीडियम 1 डिविएट्स लेस देन मीडियम 2। तो डिविएशन से हम बता सकते हैं कि जहां पे डिविएशन आपकी बेसिकली यू कैन से इधर आपकी जो बेंडिंग है, आप ऐसे बोल सकते हो, जो मीडियम 1 है आपका, क्लियर है, तो मीडियम 1 में जो बेंडिंग है लाइट की वो ज्यादा होगी। आप डिविएशन की बजाय एक बेंडिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो मीडियम 1 में बेंड ज्यादा करी। अगर बेंड ज्यादा करी तो दैट मीन्स, और 2 के कंपैरिजन में वो बेंड ज्यादा करी, 2 में जो बेंडिंग है वो कम हुई, तो अकॉर्डिंगली आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब आपको पता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है n = c/v होता है। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको डायमंड का 2.42 दे रखा है, एंड c आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। v आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, तो वही v = c/n हो जाएगा आपका। एंड अकॉर्डिंगली जब आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बेटर आंसर जो रहेगा रिफ्रैक्टेड रे इन मीडियम 1, डिविएट वर्ड आप यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, डिविएशन रिलेटेड नहीं, हम बोलेंगे यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे इन मीडियम 1 बेंड्स मोर देन इन मीडियम 2, हेंस मीडियम 1 इज मोर डेंस देन मीडियम 2। तो अकॉर्डिंगली आपको इसका आंसर करना है।
नेक्स्ट देखते हैं, अ स्टूडेंट फोकस्ड द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ वाइट स्क्रीन बाय प्लेसिंग द फ्लेम एट वेरियस डिस्टेंसेस फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। तो बेटा कन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन है अभी, और जैसे ही क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में कन्वेक्स लेंस के 6 के 6 केसेस आपके माइंड में आ जाने चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से क्वेश्चन को कर पाओगे। तो उसने क्या किया, एक कैंडल फ्लेम को रखा और अलग अलग डिस्टेंसेस पे कन्वेक्स लेंस और एक वाइड स्क्रीन ली जिस पे वो इमेज ले सकता है, और उसने अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट किया। जैसे कि डिस्टेंस जब उसने फ्लेम का 60 सेंटीमीटर रखा लेंस से, तो इमेज कहाँ पे बनी, 20 पे। मतलब एज सिंपल एज दैट अगर मैं आपको बताऊं, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये आपका इमेज का डिस्टेंस है। क्लियर है? 60 पे रखा आपने ऑब्जेक्ट तो 20 पे बनी आपकी इमेज, 40 पे रखा ऑब्जेक्ट तो 24 पे बनी आपकी इमेज, 30 पे रखा तो 30 पे बनी इमेज, 24, 70 और 15 पे रखा तो 70 पे बनी। अब वो पूछ रहा है फ्रॉम द अबव टेबल फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस विदाउट यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना है, उसके बिना फोकल लेंथ बताओ। अब इस टेबल को देखने पे आपका ध्यान इस पे जाएगा, क्योंकि यह एक केस ऐसा आता है कन्वेक्स लेंस में जिसमें आप ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखते हो और आपकी जो इमेज है वो 2f2 पे बनती है। मतलब लेंस से सेम डिस्टेंस पे जितना आपका ऑब्जेक्ट होता है उतने ही सेम डिस्टेंस पे आपकी यहां पे इमेज बनती है। तो अगर वो 30 है, इसका मतलब आपका 2f30 हो गया। अगर 2f आपका 30 हो गया तो f आपका 15 सेंटीमीटर हो गया। तो लेंथ, फोकल लेंथ जो आई कितनी आई, वो इसकी 15 सेंटीमीटर आ गई। विच सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट एंड वाई। तो इनकरेक्ट अगर आप देखोगे यहां पे, अगर फोकल लेंथ जो होती है आपकी 15 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स आपका जो फोकस है वो कितने पे है, 15 सेंटीमीटर पे। और अगर आप फोकस पर रखते हो अपने ऑब्जेक्ट को, तो जो इमेज बनती है वो कहां पे बनती है, इन्फिनिटी पे। तो यहां पे वो इमेज कहां बना रहा है, 70 पे। तो ये वाला जो सेट है वो कैसा है, दिस सेट इज द इनकरेक्ट। एक मिनट इसको रब करूं मैं, ये वाला जो सेट है दिस सेट इज इनकरेक्ट। ठीक है? इन विच केस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी सेम, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है? तो होगा क्या एक्चुअली कि यहां पे आपका जो ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस है यहां पे क्या बन जाएगा, सेम है यहां पे 30 और 30। और आपको मैग्निफिकेशन पता है लेंस के केस में क्या होता है, v अपॉन u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है। अब अगर आपका v और u सेम है तो m आपका जो आएगा दैट विल बी, यू कैन से, वो कितना निकल के आएगा, जब आप इसमें वैल्यूज डालोगे तो मैग्निफिकेशन एक्चुअली यहाँ पे -1 निकल के आएगी, -1। पर चलो अगर मैं यू कैन से, अगर मैं यहाँ पे नेचर को एक्सक्लूड भी कर दूं कि रियल इन्वर्टेड है वर्चुअली इरेक्ट है, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता v और u सेम है। तो अगर मैं 1 भी लेके चलूं, तो अगर मैं हाइट की बात करूं तो मैग्नीट्यूड है जो ना हाइट का, वो hi का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ho। तो ऐसे आप कर सकते हो। पर क्योंकि हमें कन्वेक्स लेंस के केसेस पता है तो हमें पता है रियल इन्वर्टेड बनेगी और -1 मैग्निफिकेशन आएगी। तो ये इसका ऑप्शन ए का आंसर है। बाकी मैंने आपको बता दिए, फोकल लेंथ जो आएगी यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी 15 सेंटीमीटर्स। आगे चलते हैं, डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस, राइट इट्स SI यूनिट। ये फर्स्ट पार्ट है। अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो U आपको दे दिया उसने -50 सेंटीमीटर यहाँ पे। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ठीक है, सॉरी, अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ नीडल एट अ डिस्टेंस। हाँ, ये इसने U नहीं दिया, एक्चुअली उसने क्या दिया है आपको, दिस इज V, ये V दिया है उसने। अब वो पूछ रहा है नीडल को कहां पे प्लेस करें, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस। मतलब U निकालना है आपको इसमें। इफ इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, इमेज का जो साइज है दैट इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। ये पूरे का पूरा न्यूमेरिकल है। अच्छा, पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ अ पावर टू बेंड द लाइट रेज टू द फोकस। और वो लाइट रेज कैसी होती हैं आपकी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही होती हैं। और SI यूनिट क्या है उसका, डायोप्टर। तो ये तो बहुत सिंपल है डेफिनेशन जो आप पढ़ते आए हो अभी तक। तो देखिए यहाँ पे
power of the lens is the ability of a lens to bend a ray of light incident upon it. It is equal to the reciprocal of the focal length of the lens. ये हो जाएगा. Measured in meter, then the power unit of power is diopter. तो एक्चुअली जो आपका डायोप्टर है इसमें अगर आप ऐसे यूनिट पुट करोगे ना तो 1/मीटर बनता है, तो मीटर रेज़ टू पावर -1. इसी चीज को आप डायोप्टर लिख देते हो. ठीक है, चलो उसके बाद अगर हम बात करें, यहां पे आपको क्वेश्चन में V दे रखा है 50 सेंटीमीटर. अब मुझे कैसे पता लगा ये प्लस है, क्योंकि यहां पर जो इमेजेस बनती हैं 5 केसेस में आपकी कन्वेक्स लेंस में, वो कहां पे बनती हैं, टुवर्ड्स द राइट बनती हैं, यहां पे बनती हैं. तो ऑप्टिकल सेंटर से राइट में जो डिस्टेंस है वो क्या बनता है, प्लस बनता है. और दूसरा जो इमेज आपकी बन रही है वो रियल इन्वर्टेड बन रही है, और रियल इन्वर्टेड जो बनती है आपकी इमेज वो कहाँ पे बनती है, टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ही बनती है. तो यहाँ से मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरा जो V आएगा दैट विल बी +50. तो आई बात आपको समझ में. क्वेश्चन में उसने रियल इन्वर्टेड वर्ड को जो यूज किया है वहीं से मुझे आइडिया लगा कि कन्वेक्स लेंस में रियल इन्वर्टेड इमेज हमेशा राइट में बनती है, तो ये +50 लेना चाहिए मुझे. मैग्निफिकेशन जो यहाँ पे उसने दे रखा है दैट इज, यहाँ पे उसने मेरे को कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 1. ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मैग्निफिकेशन की. ठीक है, ओके. पावर मुझे निकालनी है. अब मैग्निफिकेशन अगर 1 है तो V/U ये कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा. क्लियर है. तो U और V तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर. अगर मैं इसको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज अगर मान लो जो मेरी होती है मैग्निफिकेशन, उसमें -1 भी लेके चलूं तो दैट विल बी V/U. ठीक है, V मेरा 50 है तो -1 इज V/50. सॉरी, V50 है ना मेरा, तो V इज योर 50/U. तो यहां से U मेरा कितना आ जाएगा, -50. तो कहना मैं ये चाहता हूं यहां पे जो सॉल्यूशन हमने यहां पे बनाया है इसमें हमने मैग्निफिकेशन का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, पर अगर आप मैग्निफिकेशन विद साइन लोगे तो वहां से आपके पास विद साइन U का डिस्टेंस आ जाएगा -50. अदरवाइज 50 तो आपको पता लग ही रहा है यहां पे. ठीक है जी, दैट इज V एंड U बोथ आर एट द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर. 2F इज इक्वल टू 50 और F इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. आई बात समझ में. ओके, चलो ये हो गया. अब उसके बाद अगर हम बात करें पावर की, अगर हम पावर की बात करें यहाँ पे दैट विल बी 1/F, और F आपको किस में लेना होता है, मीटर्स में, तो 25.25 लेंगे एंड +4 डायोप्टर्स होगा. ठीक है. अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हमारे पास एक 1/F इज इक्वल टू 1/V -1/U, ये लेंस फॉर्मूला होता है. तो ये बनेगा आपका 1/V कितना आपका 50 -1/-50. तो यहाँ से आपका 1/F इज इक्वल टू 1/50 + 1/50. तो यहाँ से आपका 1/F इज इक्वल टू, सॉरी लेट मी जस्ट शिफ्ट अपवर्ड्स, तो 1/F जो निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2/50. तो F यहाँ से आएगा आपका +25 सेंटीमीटर. तो ये जो आपकी फोकल लेंथ आई है +25, वो यहाँ से ऐसे आई है लेंस फॉर्मूला यूज करके. तो देखो पूरा न्यूमेरिकल मैंने आपको अलग अलग वेज में समझा दिया है. आई होप दिस इज क्लियर. और ये देखो CBSE 2012 में क्वेश्चन ऐसा आ चुका है. A ray of light falls normally on a face of a glass slab. What are the values of angle of incidence and the angle of refraction of this ray? Light enters from air to medium X. Its speed in medium X becomes 1.5 into 10⁸ meter per second. Find the refractive index of medium X. तो चलो वीडियो को पॉज करो एंड देन जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखो जी, अब फर्स्ट क्वेश्चन में उसने यहाँ पे आपको ये बोला हुआ है कि जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मली फॉल कर रही है फेस ऑफ ग्लास पे. आपको पता है अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली फॉल करे तो वो नॉर्मल के साथ ही कितना एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि यही नॉर्मल है और इसी के लॉन्ग आपकी इंसिडेंट रे आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी 0. ठीक है. और अगर ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो N2/N1 होता है आपका sin I/sin R. अब I 0 है तो ये 0 हो गया आपका, तो N2/N1 इज इक्वल टू 0/sin R. तो N2 और N1 की तो कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी. इसका मतलब यहां से जो sin R है दैट ऑल्सो कम्स आउट टू बी 0. तो R भी यहां से जो आएगा दैट विल बी 0. मतलब वो डिविएट नहीं करेगी रे आपकी.
तो दोनों के दोनों जो एंगल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। और आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला तो बताया हुआ है, n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। और वो क्वेश्चन में पूछ रहा है एक ऐसा मीडियम है जहां पे पहुंच के लाइट रे की जो स्पीड है वो 1.5 इंटू 10⁸ हो जाती है। एयर में तो पता ही है आपको 3 इंटू 10⁸ रहती है स्पीड, तो n कितना होगा उस मीडियम का, तो दैट विल बी 2। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 2। आप ऐसे भी समझ सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है ना, उतने टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कम हो जाती है जब उस मीडियम में वो एंटर करती है लाइट। नेक्स्ट देखते हैं, वाटर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 एंड अल्कोहल हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36। कौन सा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है? इजी क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही जज करेगा, बता देगा आपको ऑप्टिकली डेंसर कौन सा है। रीजन बताना है आपको अपने आंसर के लिए साथ में, और आपको एक रे डायग्राम बनाना है टू शो द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वाटर टू अल्कोहल। अब आपको ये पता ही है, सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करेंगे, देन यू विल चेक इट आउट। क्लियर है? ओके तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का, अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दैट इज 1.33, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल इज इक्वल टू 1.36। अब इसमें वैल्यू जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जहां पे ज्यादा होगी वो वाला मीडियम आपका ऑप्टिकली डेंसर होगा। और अगर आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो वाटर से अल्कोहल जा रही है, मतलब वाटर से अल्कोहल जा रही है, तो अब बताओ वाटर और अल्कोहल में रेरर मीडियम कौन सा है? वाटर आपका रेरर हो जाएगा और अल्कोहल आपका डेंसर हो जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज है हमारे पास। तो आपकी अगर रे ऑफ लाइट वाटर से अल्कोहल जा रही है, इसका मतलब है रेरर टू डेंसर जा रही है, इसका मतलब है कि वो क्या करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। एक तो ये आंसर हो जाएगा आपका। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ये दे रखा है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू डायमंड अपॉन ग्लास, दैट इज इक्वल टू 2.42 अपॉन 1.50। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट इट एज 1.61। और ये देखो वाटर से अल्कोहल में जब आना है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस मोर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 1.33 है, अल्कोहल का इतना होगा आपका। चलो नेक्स्ट देखते हैं। A 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। अब ये आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। मिरर का क्वेश्चन है ये, 12 सेंटीमीटर पे आपने उसको रखा है, मतलब u माइनस 12 सेंटीमीटर हो गया। फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की जो होती है वो प्लस में ही होती है, तो f इज इक्वल टू प्लस 15 हो गया। अब आपको लोकेशन ऑफ इमेज बतानी है, v निकालना है और आपको मैग्निफिकेशन निकालनी है, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन यू मिरर के लिए। और आपको बताना है क्या होगा अगर नीडल को हम मिरर से थोड़ा और दूर ले जाएं। सॉल्व करो इसको, पॉज कर लो वीडियो को। तो देखो यहाँ पे u आपको -12 दे रखा है, f प्लस 15, h1 या h ऑब्जेक्ट की हाइट जो आपको 4.5, v निकालना है, m निकालना है। मिरर फॉर्मूला लगाओ, साइन कन्वेंशन लगाओ इसमें, तो v आपका निकल के आएगा प्लस 6.6 और मैग्निफिकेशन भी निकल के आएगी, माइनस ये फॉर्मूला वाला लगेगा, u माइनस में आएगा एंड प्लस 0.55। तो साइज ऑफ इमेज स्मॉलर बनती है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे दे रखा है, What happens to the image as the needle is moved farther from the mirror? अगर मिरर से दूर लेके जाओगे आप अपने नीडल को, जैसे ये आपका कन्वेक्स मिरर है, क्लियर है, जब आप इसको अपनी, ये मान लो मेरी ये नीडल है, इसको अगर मैं दूर लेके जाता जाऊंगा ना, तो एक्चुअली इमेज जो है आपकी वो बनेगी तो डिमिनिश्ड ही, क्योंकि कन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। ठीक है, तो एज फार एज साइज इज कंसर्न्ड, द साइज ऑफ इमेज विल स्टिल बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली। ये आपका आंसर बन जाएगा। A student wants to project the image of a candle flame on a screen 60 centimeter in front of a mirror by keeping the flame at a distance 15 centimeter from its pole.
तो एक स्टूडेंट क्या करना चाहता है, कैंडल फ्लेम की इमेज को प्रोजेक्ट करना चाहता है स्क्रीन पे 60 सेंटीमीटर पे फ्रंट ऑफ मिरर पे। तो मतलब V आपको उसने -60 दे दिया, और आपको जो फ्लेम है उसने वो कहां पे रखा है 15 पे पोल से, तो U उसने आपको -15 दे दिया। कौन सा मिरर आप यूज करेंगे इसमें, ऑब्वियस सी बात है कनकेव मिरर यूज करेंगे। फ्रंट में अगर आप इमेज बनाना चाहते हैं और स्क्रीन पे ऑब्टेन करना चाहते हैं तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनेगी वो, और वो कनकेव मिरर ही यहाँ पे हमारा बना पाएगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आई बात समझ में? कुछ ऐसे यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, तो यहाँ पे अगर स्क्रीन, ये रफ सा डायग्राम है मेरा, तो स्क्रीन पे वो इमेज बनती है जो रियल इन्वर्टेड होती है और वो मिरर में कनकेव बना सकता है। फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन m निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, मतलब u और v के बीच का आपको निकालना है। वो तो हम ऑलरेडी कर ही सकते हैं। 60 पे आपका यू कैन से, मतलब अगर मेरा 60 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है, 15 पे मेरा ऑब्जेक्ट है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो, 45 का हुआ। रे डायग्राम बनाना है आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो चलो लेट अस सी। तो v -60 u -15 दिया है आपको। इमेज रियल है तो मिरर जो है हमारा दैट इज योर यू कैन से कनकेव। मैग्निफिकेशन निकाल लो, यहां से -4 आएगी, डिस्टेंस 45 मैंने आपको बता ही दिया। रे डायग्राम बनाना है, तो ये सारी वैल्यूज जब आ जाएंगी तो प्रॉपरली कंपास का यूज करके आप क्या करेंगे, एक कंपास ओपन करेंगे और जो उसका रेडियस बनेगा आपका, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का डिस्टेंस देगा आपको, और आपको वो कितना खोलना है अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे जब चेक करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे उसको पहले f निकाल लो यहाँ से आप। ठीक है, फोकल लेंथ अगर आप निकाल पाओ यहाँ पे इसकी यू कैन से मिरर की 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से, तो उतनी फोकल लेंथ जो है आपकी, आप उसको, आपको पता है r और f में क्या डिफरेंस होता है, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये आपकी फोकल लेंथ है। तो f जो होता है दैट इज r/2। तो जब आप f निकाल लोगे मिरर फॉर्मूला को यूज करके, फर्स्ट वेट, बहुत गंदा सा f लिख दिया मैंने, ओके, प्लस 1/u करके जब आप यहां से f निकालोगे, उसको आपने क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना ताकि r आ जाए। उतनी कंपास खोल के आप हल्की सी आंख बनाओगे, ऐसे मतलब आंख बनाओगे, आपका कनकेव मिरर बन गया। उसका हाफ लोगे तो फोकस आपका आ जाएगा, मतलब इस पूरे रेडियस का हाफ लोगे तो फोकस आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, u को रखना है वहां पे, ऑब्जेक्ट अगर रखना है आपने वहां पे। ठीक है, पहले देख ही लेते हैं आपकी फोकल लेंथ आएगी कितनी यहाँ पे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है। दिस विल बी 1/v कितना है -60 प्लस 1/-15, तो 1/f इज इक्वल टू -1/60 एंड दिस विल बी माइनस, इसको अगर मैं ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 60 बन जाएगा। ठीक है, तो f जो निकल के आएगा आपका यहाँ पे दैट विल बी 1/f इज इक्वल टू -5, 15 4 प्लस 1 5, हाँ ठीक है 60, तो ये बनेगा f इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर्स। f आएगा -12, u है आपका 15, तो मतलब फोकस से थोड़ा सा दूर रखना है आपको। जो फोकस बनेगा आपका दैट विल बी एट -12, क्लियर है। एंड इमेज जो ऑब्जेक्ट है आपका वो 15 पे है, तो अकॉर्डिंगली आपको वो करना है। तो ये f नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखोगे आप तो इमेज फॉर्मेशन कुछ ऐसा होने वाला है आपका। तो प्रैक्टिस करना है इसका डायग्राम की एंड यू विल जस्ट गेट टू नो कैसे इसको हमने सॉल्व करना। तो मैंने f भी बता दिया, इसमें m निकाल लिया हमने और सारी चीजें हमने कर ली हैं। डिस्कस द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टुवर्ड्स पोल ऑफ द मिरर। देखो कनकेव मिरर के 6 केसेस हैं। मैंने जो YouTube पे इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है लाइट चैप्टर की, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है आपको कैसे याद रखना है आपको कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। सिंपल सा फंडा है, अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हो तो इमेज आपकी फोकस पे बनती है। तो आप अपने ऑब्जेक्ट को इधर लाना स्टार्ट करो पोल की तरफ, तो आपका जो इमेज है, आपकी जो इमेज है वो फोकस से इधर को जाना स्टार्ट करेगी। पहले फोकस पे, फिर F और C के बीच में, फिर C पे, फिर बियॉन्ड C, फिर इन्फिनिटी। तो जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट पोल की तरफ जाएगा
और आपकी जो तब आपकी जो इमेज है वो आपके फोकस से, मिरर के फोकस से अवे जाना स्टार्ट करेगी। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टुवर्ड्स द पोल, इट्स इमेज मूव्स फ्रॉम फोकस टू इन्फिनिटी। ये इसका मेन आंसर बनेगा। डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर एंड शो इट ऑन फिगर। तो अगेन आप बता सकते हैं ऐसे ड्रॉ करके डायग्राम, ठीक है। तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये आपका एफ बनेगा। तो ये जो फोकल लेंथ होती है और ये जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, इसमें एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 बनता है। क्लियर है। तो फिगर पे आप दोनों के बना सकते हो, कनकेव का भी, कन्वेक्स का भी, और रिलेशन मैंने इनके बीच में आपको बता दिया है। तो ऐसे प्रॉपरली डायग्राम बनाना। देखो सब्जेक्टिव में एक ही फंडा है, ढंग से आंसर प्रेजेंट करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड और द रेडियस ऑफ द स्फीयर इन व्हिच मिरर इज अ पार्ट। तो इसकी डेफिनेशन स्टैंडर्ड जो है आपकी बुक में, एंड ये इसका डायग्राम आ जाएगा, और दोनों के बीच में रिलेशन है। देखो अगेन डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है ऑलरेडी, एनसीईआरटी को कवर किया हुआ है मैंने। तो कोई भी टॉपिक अगर आपने समझना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का, जस्ट वॉच दैट प्लेलिस्ट, ठीक है। एंड अभी मैं कुछ केस स्टडीज भी लेके आऊँगा, केस स्टडीज भी करेंगे लाइट के ऊपर, एंड मैग्नेटिज्म की भी कुछ केस स्टडीज हैं दैट आई विल बी डिस्कसिंग। तो आप कंटिन्यू रहें, वॉच करते रहें, मेरी सारी वीडियोस देखते रहें, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और कोई और रिक्वायरमेंट हो तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। 31 मार्क्स जो हैं वो हम बहुत अच्छे से लेकर आएंगे, एंड 80 में से 31 का मेरा प्रॉमिस है आपसे कि हम जो डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन होगी, एंड एक्स्ट्रा टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना आपने, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर करते रहो रिवाइज, एंड टेल मी इन द कमेंट्स बॉक्स, कमेंट सेक्शन, कोई अगर आपको कोई और रिक्वायरमेंट है, कोई डाउट है तो बताओ, एंड just keep revising. I'll see you in the next video. Thank you.